चलो ठीक है, तो देखो अपना अगला जो चैप्टर है वो म्यूट कर लो जिसका ये थोड़ा आ जा रहा है, फिर बोलना हो तो उस टाइम बोलना। तो चलो देखो नया चैप्टर अपना वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो देखो 3 टर्म है इसमें, अगर तुम जस्ट चैप्टर के नेम को ही देखो, वर्क है, पावर है और एनर्जी है, ठीक है। तो मेन चीज देखो तो इस चैप्टर में वर्क ही है, तुम वर्क का कैलकुलेशन सीखोगे अलग अलग सिचुएशन में, वर्क ही है। पावर क्या, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो, समझ रहे हो। तो मेन इस चैप्टर का अगर बोलो मोटो बोलना चाहो तो हम लोग वर्क कैलकुलेट करने वाले हैं। हालांकि तुम 9th में वर्क कैलकुलेट किए होगे, बट सिंपल लेवल पे करते थे, बट यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, वहां पे भी तुम वर्क निकालना होगा। वहां पे सिंपल फोर्स इनटू ये करते थे, डिस्प्लेसमेंट और लाते थे तुम लोग, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग जनरल आइडिया लेने वाले हैं वर्क का, ठीक है। वर्क का क्या कंसेप्ट, उसका जनरल डेफिनेशन लेंगे, जनरल आइडिया को समझेंगे वर्क, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग उसी से करने वाले हैं। जस्ट यहाँ पे ये 10 सेक्शन में बांट दिए पूरे चैप्टर को, इतना हम लोग कवर करने वाले हैं, फिर ये चैप्टर भी अपना फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहला देखो वही आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। टाइम है अपने पास अभी, चलो क्या है सबसे पहला सेक्शन देखो तो डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड इट्स इंटीग्रल फॉर्म, मतलब वर्क के डेफिनेशन को समझेंगे, होपफुली तुम समझते भी हो वर्क का डेफिनेशन पढ़े होगे 9th क्लास में भी। उसका इंटीग्रल फॉर्म मतलब वर्क का मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में। जनरल एक्सप्रेशन होगा वो तुम कहीं भी लगाओगे वहां से वर्क आंसर आता है, किसी भी सिचुएशन में लगाओ, तुमको इंटीग्रेशन करना होगा आंसर आएगा जनरल। बट उसके बाद हम लोग सेकंड में क्या होगा, जस्ट उसका सिंपलीफाइड केस में जाएंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जो होपफुली तुम 9th में पढ़े हो। कांस्टेंट फोर्स कितना वर्क किया वो कैलकुलेट करेंगे, यानी कांस्टेंट वर्क के द्वारा किया गया वर्क हम लोग निकालने वाले सेकंड सेक्शन में। कांस्टेंट फोर्स मतलब वैसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो, डायरेक्शन भी फिक्स हो गया कांस्टेंट फोर्स। तो वैसा फोर्स का कितना वर्क कर रहा है। कांस्टेंट फोर्स का कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, जस्ट हम लोग अभी कंटेंट को देख रहे हैं क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। कांस्टेंट फोर्स का कोई एग्जांपल तुम लोग दो। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल सही, परफेक्ट एग्जांपल। mg है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, m टाइम्स g, डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, कांस्टेंट फोर्स है। तो वो जो कांस्टेंट फोर्स वाला वर्क है वो हम लोग सेकंड सेक्शन में कवर करेंगे। थर्ड, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वैसा फोर्स जो वेरी कर रहा, कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा, टाइम के साथ वेरी कर रहा या फिर पोजीशन के साथ वेरी कर रहा, वैसे फोर्स का वर्क डन हम लोग थर्ड सेक्शन में निकालने वाले। एग्जांपल दो वेरिएबल फोर्स का। भैया जिसमें एक्स या वाई हाँ बिल्कुल एग्जांपल बिल्कुल सही, बट हम बोले प्रैक्टिकल, जैसे एमजीएस एग्जांपल दिया है वो सही है, तुम बोलोगे भैया हम एक्सप्रेशन लिखने के मैथ का वेरिएबल, बिल्कुल सही बात है, बट हम बोल रहे हैं प्रैक्टिकल जो तुम लोग फोर्स वगैरह पढ़े हो उससे एग्जांपल, वो सही है, बिल्कुल पेज पे लिखेंगे हम, सही है समझ गए, बट प्रैक्टिकल फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकते हो, कुछ सिचुएशन में कांस्टेंट भी हो सकता है, वो दोनों हो सकता है बिल्कुल। मतलब हमेशा ये कोई जरूरी नहीं है, कांस्टेंट फ्रिक्शन भी हो सकता है, कांस्टेंट रहता है। बोलो तो ब्लॉक मूव कर रहा, कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, काइनेटिक, और काइनेटिक का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, तो दोनों हो सकता है। इसका एग्जांपल बोलो तो हम बोलेंगे स्प्रिंग में ब्लॉक लगा दो, के टाइम्स एक्स, स्प्रिंग फोर्स के टाइम्स एक्स कितना खींच रहा है उस पर डिपेंड कर रहा वेरिएबल, ठीक है। चलो वो जस्ट ये के लिए, तो उसका वर्क कैसे निकालेंगे उस पर हम लोग जाएंगे। फिर इसके बाद आएंगे वर्क डन बाय एन इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स कितना वर्क किया, इंटरनल मतलब दो चीज को सिस्टम ले लिए, उसके अंदर जो फोर्स लग रहा है वो कितना वर्क किया। हालांकि ये वाला चीज भी जो है ये तुम्हारा सेकेंड और थर्ड सेक्शन के अंदर ही आ जाएगा, जस्ट लिख दिया अलग से, क्योंकि कुछ बुक्स वगैरह में अलग से तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, बस ये दोनों के अंदर ही आ जाएगा, कांस्टेंट और वेरिएबल के अंदर ही आ जाएगा, नया कुछ नहीं है। बट इंटरनल फोर्स का वर्क हम लोग अलग से डिस्कस कर लेते हैं जस्ट, ठीक है। उसके बाद है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। फोर्सेज दो तरह का हम लोग बोलते हैं, कंजर्वेटिव डिस्कस करना, जस्ट देख लो अभी क्या क्या टॉपिक है इसमें, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। थोड़ा इसका अगर रिग्रेस एनालिसिस करेंगे तो मैथ्स इसमें लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हम जाएंगे इसमें, मैथ्स में जाएंगे भी, ठीक है। क्योंकि कभी कभार एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग 2-3 साल पहले आया हुआ था, जो क्वेश्चन ऐसा था बेसिक से करो तो थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ रहा था, बट अगर मैथ्स वाला पार्ट पता है तो कुछ भी करके क्वेश्चन को आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैथ्स भी हम लगाएंगे, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज वाला आइडिया, ठीक है। आएंगे इस पर, टेंशन मत लो, जैसे भी देख लो कि कुछ टर्म ऐसा भी है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसमें कुछ नया नहीं, काइनेटिक डेफिनेशन वही है 9th वाला, इसमें कुछ नया एक्सटेंशन नहीं है 11th में, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिए तो वर्क एनर्जी थ्योरम 9th में भी तुम लोग पढ़े होगे, नेट जितना वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है, वो नहीं पढ़े होगे, तो वही चीज यहाँ पे भी आने वाला है, वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ नया नहीं है इसमें। तो वो 7th सेक्शन हो गया।
8th में अगर आओ तो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे अच्छे से, ठीक है, अच्छे से डिफाइन करेंगे। 9th वाला डेफिनेशन थोड़ा इंप्रूव करेंगे, 9th वाला तो सिंपल एमजीएस था जो तुम पढ़े हो, ठीक है। जनरल डेफिनेशन की बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो 9th है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पढ़े होगे 9th क्लास में होपफुली। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे जितना है उतना ही ऊपर में भी होगा, वो चेंज नहीं होता, उस पे आएंगे। सबसे लास्ट है, ये मतलब तुम्हें आने वाला नहीं, ये यूज में जस्ट जानने के लिए, क्वेश्चन वगैरह में ये यूज होगा नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ना ही बना सकते हो ना ही बर्बाद कर सकते हो, केवल ट्रांसफर कर सकते हो। एनर्जी कैन नाइदर बी मेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तुम उसको ना ही ये कर सकते हो ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उसके तुम मोड को ट्रांसफर कर रहे हो, इस एनर्जी को उस एनर्जी में ट्रांसफर कर दे। यानी पूरे यूनिवर्स का एनर्जी का बात करें तो वो क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो ये जस्ट इसका स्टेटमेंट है, ये यूज में नहीं आने वाला इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वगैरह में, तो यूज में नहीं आने वाला, ठीक है। इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन बात करो तो वो भी आ जाएगा, जो तुम पढ़ना नहीं हम लोगों को। आइंस्टीन का रिलेशन देखते हो कभी टीवी वगैरह में लिखता है इक्वल टू एमसी स्क्वायर, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, हम लोग उसमें नहीं जाने वाले, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है वो, एनर्जी जो मास में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर लास्ट वाला जस्ट मतलब स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन अपना होगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया ब्रीफली, मतलब इस चैप्टर में लोगों को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सिर्फ बताए क्या क्या पढ़ना है, ये बताएं क्या क्या पढ़ना है, मतलब नहीं कि सिर्फ क्या क्या पढ़ना है, वो तुम्हारा ब्रीफ हो गया, समझ, ये चीज टॉपिक है सब। तो हम लोग इसी ऑर्डर में जाएंगे। सबसे पहला है अपना डेफिनेशन ऑफ वर्क, वही आज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हम करने वाले हैं। तो चलो हेडिंग डाल दो, फर्स्ट सेक्शन तुम लोग कॉपी में, डेफिनेशन ऑफ वर्क। सबसे पहला अपना सेक्शन है डेफिनेशन ऑफ वर्क। चलो पहले वर्क के डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। देखो दो चीज है, एक तो कि मतलब इसका स्टेटमेंट हम पहले लिख दें कि वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क कब कहा जाता है, क्या हुआ है वर्क, वो चीज, और उसके बाद है मैथमेटिकल वर्जन पे जो इक्वेशन होता है उसका। बट यहाँ पे हम उल्टा जाने वाले हैं, जनरली हम पहले स्टेटमेंट लिखते फिर आते हैं, पर यहाँ पे हम उल्टा जाएंगे, पहले मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे फिर वापस जाएंगे उसके स्टेटमेंट। तो वर्डन जो होता है, ये जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं जनरल एक्सप्रेशन है, वर्किंग पहले बोल देते हैं जनरल, अभी नहीं, अब यहाँ से तुम पूरे लाइफ टाइम कहीं भी जाओ ये एक्सप्रेशन यूज करोगे, वर्क का आंसर सही आने वाला। वर्क इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फोर्स जिसका वर्डन तुम्हें निकालना है, एफ वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यहाँ आर पे वेक्टर लगाना, क्योंकि डॉट ले रहे हैं तो दो वेक्टर का ही तो डॉट लेंगे। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है वर्क डन का, जनरल किसी भी फोर्स एफ के द्वारा किया गया वर्क इस मैथमेटिकल इक्वेशन से दिया जाएगा। हालांकि इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने वाला टेंशन मतलब जस्ट लिख दिए, कॉपी में लिख लो। किसी भी दुनिया का कोई भी फोर्स हो, तुमसे बोला गया ये फोर्स कितना वर्क किया, सिंपल ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, जो आंसर आए वो सही है। और ये चीज अब हमेशा के लिए हो गया, तुम अब 12th लेवल पे हो, ग्रेजुएशन लेवल पे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हो, पीएचडी कर रहे हो, कहीं भी हो, ये डेफिनेशन यही रहेगा वर्क का, ये चेंज नहीं होने वाला, जनरल डेफिनेशन। इसी को सिंप्लीफाई कर करके 9th में दिया गया, पहले बोलते हैं ये जनरल एक्सप्रेशन है, इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन तुम्हें 9th क्लास में देखने को मिला, पोस्ट डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो इसी से हम वहां पे रिड्यूस होके जाएंगे। कुछ लोग क्या करता है पहले सिंपल वाला किया फिर वहां से यहाँ पे, बट वो नहीं, पहले जनरल बता देंगे उसी को रिड्यूस करके जाएंगे सिंप्लीफाइड वर्जन पे, ठीक है। तो तुम पढ़े हो 9th, तो यही से बताएंगे वो चीज कैसे आ रहा है डॉट डिस्प्लेसमेंट का। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। सबसे पहला इसका मतलब सारे टर्म्स का मतलब समझते हैं। वर्क तो वर्क है जो तुम्हें निकालना है, ठीक है। इफ क्या है, फोर्स वेक्टर, जिस फोर्स के द्वारा तुम्हें वर्क किया गया वर्क निकालना है एक बॉडी पे, कोई बॉडी है मान लो, कोई भी ब्लॉक है, मान लो जमीन है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है, कोई ब्लॉक रखा हुआ, ठीक है। फोर्स mg लग रहा है, मास मान लो इसका,
नॉर्मल लग रहा होपफुली। यहाँ पे देख लो तो n तुम्हारा mg ही है अगर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है तो, ठीक है। मान लो इस पे एक फोर्स है, ऐसे लग रहा है, कुछ भी वैल्यू उसका 100 न्यूटन मान लेते हैं सेकंड को। मान लो ये एंगल दिए हुआ है 40 डिग्री, फ्रिक्शन लगाना वो भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो हम अभी स्मूथ सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, मतलब हमारा ये बोलेगा मतलब इस ऑब्जेक्ट पे, ब्लॉक पे अभी हम स्मूथ सरफेस अगर माने तो 3 फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल, mg और 100 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो तुम्हें पूछा गया वर्क डन, तो कभी भी सिंपल वर्क डन कोई बोलता है तो उसका कोई सेंस नहीं है। वर्क डन बाय व्हिच फोर्स, कौन सा फोर्स का वर्क डन निकालो। हमेशा तुम्हें क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, बाय ग्रेविटी, बाय टेंशन, बाय नॉर्मल। वो बाय के बाद फोर्स ला के बोलेगा, मतलब सिंपल वर्क डन निकालो, नहीं इसका कोई सेंस नहीं है। किस फोर्स का वर्क डन, इस डायग्राम में हमसे बोले वर्क निकालने को तो हम 100 न्यूटन का अलग वर्क डन आएगा, नॉर्मल का वर्क डन अलग आएगा, mg का वर्क डन अलग आएगा, सबका अलग लगाएगा। हमेशा वर्क डन बाय लगा के ही आता है क्वेश्चन पर, ही बोल देते हैं। सिंपल को तो बोले फाइंड द वर्क डन, नहीं, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, फोर्स का नाम लेके आएगा, ग्रेविटी का वर्क डन निकालो या टेंशन का निकालो या स्प्रिंग फोर्स का निकालो या कुछ भी, ठीक है। तो पहला तो ये चीज हो गया कि वर्क डन बाय लगा के ही होता है, कौन फोर्स का, क्योंकि जब हम एक्सप्रेशन लगाएंगे हमें फोर्स चाहिए, किस फोर्स का वर्क। हम तुम्हें सिंपल ये ब्लॉक डायग्राम बना दे और नीचे फाइंड द वर्क डन, कोई सेंस नहीं एक्सप्रेशन का। इस ब्लॉक में बहुत सारा फोर्स लग रहा है, कौन से फोर्स का वर्क, हम बोलेंगे फाइंड द वर्क डन बाय ये वाला फोर्स, जो भी फोर्स हम लगाए 100 न्यूटन, या ग्रेविटी का बोलेंगे तो mg का वर्क डन निकालो, नॉर्मल का बोलेंगे तो नॉर्मल का वर्क डन निकालो। अब बोलेंगे टोटल वर्क डन तो फिर सबका ऐड कर दो, इसका भी निकाल लो, इसका भी निकाल लो, इसका भी निकालो, सबको तब निकालेंगे कैसे वो ध्यान देना। तो भाई फोर्स तो हमें डायग्राम में दिए हुआ है, एफ वेक्टर दिए हुआ है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। हमें यहाँ फोर्स डायग्राम में दिख रहा, कौन फोर्स किधर लग रहा है और कितना लग रहा है हमें पता है, तो एफ वेक्टर इस इंटीग्रेशन में पता है, एफ वेक्टर पता है। अब आता है डीआर वेक्टर का बात, पूरा जनरल अभी बोल रहे हैं, पहले बोलते हैं, अभी इसके सिंप्लीफाइड वर्जन पर हम लोग जाएंगे और 2 दिन उस पर काम करेंगे। अभी हम जनरल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वर्क का तुम्हें। ये हो गया वेक्टर, फोर्स किधर लग रहा, कितना लग रहा, वेक्टर है, अगेन इंपॉर्टेंट वेक्टर है। ये डी आर वेक्टर, इसका मतलब समझ, आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, पोजीशन वेक्टर और ही पढ़े हुए हैं। बट यहाँ पे डी आर ला गया है, तो ध्यान रखना, जब भी तुम एक्स बोलते हो तो एक्स का वैल्यू हुआ, डी एक्स बोलते हो इसका मतलब हुआ एक्स में बहुत छोटा चेंज। पता है क्या एक्स और डीएक्स में क्या डिफरेंस है, एक्स मतलब सिंपल एक्स का वैल्यू और डीएक्स मतलब एक्स में इनफिनिटेसिमल वर्ड यूज करते हैं हम लोग, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन एक्स। डी आर वेक्टर मतलब हुआ आर वेक्टर में बहुत 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 छोटा चेंज, और आर वेक्टर में चेंज को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब ये डी आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, बट कैसा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट। तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, पूरे पार्ट को छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाल लिए और उसको इंटीग्रेट कर दिए पूरे ट्रैजेक्टरी पे। एक्सप्लेन करते क्या बोल रहे हैं, ये जनरल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अभी ये बहुत ज्यादा समझ में नहीं भी आया तो तुम्हें दिक्कत नहीं होने वाला, 2-3 लेक्चर तक पहले बोल देते, ठीक है, जस्ट मतलब कंसेप्ट के लिए, ठीक है। तो देख लो जैसे हम बोलना क्या चाह रहे हैं वो समझो। मान लो यहाँ हम बोले ऐसा कुछ, तेरा मेरा रास्ता है, ठीक है, एक ब्लॉक है जिसको हम इस रास्ते पैसे ले आ रहे हैं, समझ रहे हो, इस रास्ते के अलोंग ले आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली चूंकि ये कर्व है तो ब्लॉक का डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा होगा, ये समझ में आ रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ब्लॉक गया तो तुम्हें निकालना है वर्क डन, यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क डन निकालना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, बता तुम्हें, ये बोल रहा है कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लो डी आर, बहुत छोटा सा, तुम्हें बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट एक बार में नहीं लेना, पहले छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लो डी आर।
छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr ले लो, बहुत छोटा सा, कितना छोटा, इतना छोटा कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, पहले बोल देते हैं। dx को ये मत समझना कि 0.1 है 0.01 है, नहीं भाई ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा, उसको तुम इमेजिन भी कितना छोटा इमेजिन नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसा समझो कि तुमसे हम बोले तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर का कोई लेंथ है, उसको तुम इनफाइनाइट पार्ट में बांट दो, वो जो सबसे छोटा इनफाइनाइट पार्ट आएगा वो कहलाएगा dx वगैरह जो भी। तो ये dx अगर तुम लिखते हो ये सच में बहुत बहुत छोटा होता है, डिफरेंशियल बोलते हैं इसे मैथ में। ये बहुत छोटा dr है, हम बोल रहे हैं पहले इतने के लिए एफ डॉट डी आर निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक ले निकाल लो, फिर अगले यहाँ से यहाँ तक निकाल लो, फिर अगले यहाँ से यहाँ तक ले निकाल लो, और सबको क्या कर दो, ऐड। तो ये जो इंटीग्रेशन तुम लगाते हो एक्चुअली में इंटीग्रेशन एडिशन का काम करता है। हमें मोतिहारी से मुजफ्फरपुर तक ब्लॉक गया, हमें वर्क निकालना था, हम बोले भाई मोतिहारी से जस्ट थोड़ा आगे तक का वर्क निकाल लो, फिर वहां से थोड़ा आगे तक का वर्क निकाल लो, फिर वहां से थोड़ा आगे तक का वर्क निकाल लो, सारे निकाल लो, सारे को ऐड कर दो। ऐड का मतलब इंटीग्रेशन होता है, ध्यान रखना इंटीग्रेशन एक समेशन का ही फॉर्म है, नहीं बता दो याद रख लो, इंटीग्रेशन एक्चुअली ऐड करने का काम करता है। कुछ लोग ऐसे बोलते भी हैं डिफरेंशिएशन तोड़ने का काम करता है और इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करता है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। और ऐसे भी इंटीग्रेशन इंग्लिश का भी वर्ड है, इंटीग्रेट करना मतलब आपस में जुड़ना। तो इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करते, पहले ध्यान रखना, ठीक है। मैथ्स में हालांकि पढ़ोगे, लिमिट एज ए सम ऑफ फॉर्म करके होता है इसका, तो आप और अच्छे से समझना, बट अभी ध्यान रखो। तो हुआ क्या, ये समझो आइडिया को, ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक गया, हम ब्लॉक के पूरे डिस्प्लेसमेंट को इनफाइनाइट छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में ब्रेक कर दिए, dr 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 बहुत सारा dr, सारे dr के लिए हम f डॉट dr f डॉट dr f डॉट निकालते गए और सारे को फाइनली क्या कर दिए, ऐड। ये जनरल कंसेप्ट है वर्क का, पहले बोल देते हैं, जनरल डेफिनेशन हम बता दिए वर्क का। dr को लिख लेना, ये dr लिख लेना, वेरी 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 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसको अगर लिखना चाहो वर्ड यूज करके मैथ्स तो लिख सकते हो इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, उसका मतलब होता है बहुत 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 ज्यादा छोटा डिस्प्लेसमेंट। dx मतलब x में बहुत छोटा चेंज तुम ले रहे हो, बहुत छोटा चेंज। समझ में आया क्या बोले। अब हम लोग जाएंगे मतलब इसका सिंप्लीफाइड वर्जन पे और उस पे 1-2 लेक्चर काम करेंगे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। बढ़िया जनरल तुम्हें आइडिया दे दिया वर्क, कोई भी फोर्स का वर्क डॉट dr, पूरे डिस्प्लेसमेंट को इनफाइनाइट छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ब्रेक करो और हर छोटे छोटे पार्ट के लिए वर्क निकालो, f डॉट dr f डॉट dr f डॉट dr, और सारे को जोड़ दो, सारे को जोड़ दो, और जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ ध्यान देना, तो ये लिख लेना यहाँ पे, ये dr वेक्टर जो है वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे लिख लो, मतलब इसमें ज्यादा समझ में आता है, वो वर्ड लिखना है तो लिख सकते हो इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइट में IML लग जाता है dr वेक्टर, और f हो गया फोर्स वेक्टर, दोनों वेक्टर है और दोनों का क्या ले रहे हो, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो रिजल्टेंट जो आएगा स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा, स्केलर। तो इसीलिए वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, लिख लेना खुद से, ये तो हम नहीं लिखवाएंगे। और वैसे ही बोले थे कि फिजिक्स में या कहीं भी कोई नया टॉपिक आया तो सबसे पहला 3-4 क्वेश्चन का जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए। सबसे पहला उसका डेफिनेशन, दूसरा उसका एसआई यूनिट क्या है, तीसरा वो स्केलर है या वेक्टर, ये 3 क्वेश्चन सबसे पहला होता है। कोई भी चीज नया फिजिकल क्वांटिटी जहां इंट्रोड्यूस हुआ, जहां भी, तुम्हें सबसे पहले इन 3 क्वेश्चन पे टारगेट करना चाहिए, इन 3 क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है या नहीं। तो अभी हम 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिए, पहला डेफिनेशन बता दिए, हालांकि वर्ड्स में नहीं लिखे, लिखेंगे, और दूसरा बता दिए कि स्केलर है या वेक्टर है, रीजन के साथ बता दिए कि स्केलर क्यों है, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए रिजल्टेंट स्केलर आने वाला है। तो होपफुली वर्क का डेफिनेशन हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, हमको ऐसा लगता है, ठीक है। अब जस्ट इसका तुम समझ रहे हो ना, वो स्टेटमेंट वगैरह वर्क का डेफिनेशन जो बोलते हो, वर्ड वाला डेफिनेशन, उस पे आते हैं। सब लोग डायग्राम बना लियो, बना लो, और पहली बात ध्यान रख लो, जो हम बोलते हैं ना खुद से उसको अलग कुछ लिख भी लिया करो, पहले बोलते हैं, बाद में वही चीज तुम्हारा कंसेप्ट बूस्ट करता, अभी समझ में आएगा, बाद में भूल जाओगे। कुछ बोले इंग्लिश में हिंदी में लिख लो ऐसे कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ऐसे ही जस्ट साइड में नोट्स में अपने स्टाइल में नोट्स बनाओ, ठीक है। अब नोट्स वो नहीं है कि मुझे जाके चेक करवाना है सर से, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये काम देता है, बहुत काम देता है, पहले बोल देते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, बहुत काम देता है। कुछ अगर तुम्हारे कोई भी सर से पढ़ो, कुछ अगर वैसा बोल के नहीं करके होता है, बहुत सी आदमी बोल देता है, वो इंपॉर्टेंट रहता है पर लिखवाता नहीं उस टाइम, ठीक है। तो तुमको ये ध्यान रखना, अब छोटे तो हो नहीं, ठीक है, सब चीज कॉपी में ही लिखवाएगा, ठीक है।
तो खुद से भी लिखा करो, पहले बोल देते हैं, बाद में चूंकि बहुत पॉइंट्स आने भूल जाते हैं। लिखा रहेगा तो तुम्हें पता भी रहेगा, एटलीस्ट देखो तुम्हें अच्छा ऐसा कुछ भी है, और नहीं लिखे रहोगे तुम्हें पता भी है बट तुम्हारे दिमाग से धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा, क्योंकि तुम उसकी रिवीजन में नहीं रहोगे। नोट्स भी खोलोगे तो वो चीज लिखा हुआ है नहीं, तुमको पता था, लेकिन तुम जब नोट्स खोल रहे हो तो उसमें है ही नहीं वो चीज, तो धीरे धीरे भूल जाओगे, इसलिए नोट्स में लिखना चाहिए। ठीक है, चलो इसका तो हम इसको ये क्लियर कर दें जितना भी ड्राइंग किया, चलो क्लियर कर देते हैं। और नीचे डेफिनेशन लिखो, वर्क इज द वर्क इज या वर्क लगाओ, वर्क इज सेड टू बी डन, work is said to be done if work is said to be done by a force, लिख दो by a force, किसी फोर्स के द्वारा, work is said to be done by a force if the point of application of force, if the point of application of force, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को अंडरलाइन करना, एक्सप्लेन करना उसका मतलब क्या, इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स along the line of action, moves along the line of action of the force, तो देखो यहाँ लिख लियो सब लोग, इफ लिख लिए डेफिनेशन सब लोग, बाकी लोग लिख ली सर, अंजलि और ये मनीषा, जी भैया। चलो फिर सही है। अब यहाँ ध्यान दो हम क्या बोलना चाहे उसमें, ठीक है, हालांकि बस इक्वेशन है वर्क का, उसी से सारा काम होने वाला है, बट जस्ट उसका मतलब बताना है। देखो क्या इसका मतलब, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका साइज है कुछ, मान लो ऐसा कुछ शेप का, कोई भी रैंडम सा शेप ले लिया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे तुम क्या किए, फोर्स एफ लगा इस पॉइंट पे, कोई पॉइंट होगा पी, उस पे तुम्हें फोर्स लगा है, कुछ भी वैल्यू है इसका, मान लो फोर्स लगा, इस ऑब्जेक्ट पे तुम लगाए हो ये फोर्स एफ, उस ऑब्जेक्ट पे कितना पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, इस ऑब्जेक्ट बहुत सारा पॉइंट, बट तुम एक खास पॉइंट पे लगाए हो फोर्स, पी पॉइंट पे, उस ऑब्जेक्ट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लगाए हो फोर्स एफ, तो जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे तुम फोर्स एफ को लगाए हो, उस स्पेसिफिक पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स उस पॉइंट पे अप्लाई किया जा रहा, उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारा पॉइंट है बट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम फोर्स लगाए हो, तो तुम्हें जो देखना है इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना है भाई, बाकी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना है, यही ध्यान रखना। वर्डन निकालते वक्त डिस्प्लेसमेंट किसका देखते हैं, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा उसका डिस्प्लेसमेंट देखना है। ये सब कितना भी डिस्प्लेसमेंट कर ले भाई, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे उस इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में डॉट dr में, वो dr क्या था लिख लो अगेन उसको इंप्रूव करके, dr वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना है वर्क में। यही कुछ ऐसा कुछ पूछे हुआ था अतुल बहुत दिन पहले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हुआ था, इसी तरीके का चीज था। वर्क में हमें जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना है। अगर यह पॉइंट नहीं मूव कर रहा मान लो फोर्स लगने पे, अब बाकी सारे पॉइंट मूव कर रहे हैं, तो बाकी सारे पॉइंट डिस्प्लेसमेंट मतलब नहीं है भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इंटीग्रेशन एफ डॉट dr जीरो है, वर्क बोलेंगे जीरो। ये नहीं कि हम बोलेंगे भैया ये सब पॉइंट तो मूव कर रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे कुछ वर्क आ रहा है, हम बोलेंगे भाई जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट देखो, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट क्यों देख रहे हो। मतलब ये हुआ मेरे शरीर पे अगर कोई यहाँ पे फोर्स लगा रहा तो हम इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेके इंटीग्रेट करेंगे, ना कि मेरे पैर और हाथ का लेंगे डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो। जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट लेके वर्क कैलकुलेशन करते हैं, तो वो चीज हो गया। तो वही लिखे, ध्यान देना उसमें क्या लिखे हैं वो देखो, आगे जाके देखो सेंटेंस क्या लिखे हुए हैं, इफ क्या लिखे हुए थे बाद में, इफ के बाद if the point of application of force moves along the line of अब यहाँ क्या है देखो उसी को समझना, हालांकि इसको हम कल ज्यादा से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। वो चीज ये बोलना चाह पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव करे, किधर मूव करे,
along the line of action of force, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, इसके अलोंग मूव करना चाहिए। इसके परपेंडिकुलर अगर मूव कर भी गया तो डॉट प्रोडक्ट कितना आने वाला है? जीरो, वर्क नहीं होगा। तो फोर्स के अलोंग कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होना चाहिए। परपेंडिकुलर हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वर्क का डेफिनेशन देखो, डॉट प्रोडक्ट है। 90 पे तुम मूव भी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वर्क को, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में जानते हो कॉस्ट थीटा आता है, कॉस्ट 90 जीरो होता है। इसलिए उसमें हम लिखे हैं स्पेसिफिक, क्या मेंशन कर दिया अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन मूव करना चाहिए। अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या हुआ? फोर्स जिस लाइन के अलोंग लग रहा है। हालांकि वेक्टर में भी वर्ड यूज किए विद लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। ये वर्ड का जनरल डेफिनेशन हो गया। उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे उसी फॉर्मूले को, ये मानते हुए दूसरे सेक्शन में कि फोर्स क्या है? कांस्टेंट। यानी कल करेंगे इसको, जस्ट समझ लो जो क्या हम क्या बोल रहे हैं। तो पहला डेफिनेशन हम कर दिए, डेफिनेशन ऑफ वर्क भी कर दिए और इंटीग्रल फॉर्म भी कर दिए। अब इसी में क्या करें, उसी इंटीग्रेशन वाले पहले बोल रहे हैं, मतलब पूरा चैप्टर हम वहीं से ये करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं। तो मतलब समझो तो पूरे वर्क चैप्टर का जो बेसिक चीज है वो वही है, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। हर चैप्टर में यही होता है, एजेंट लिंक कुछ कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। लोगों को लगता है 50 टॉपिक इस चैप्टर में, 50 टॉपिक लिखने को लिखा है, उसका जो मतलब कोर बोलो तो वो 1-2 टॉपिक ही होता है जहां से वो सारा निकल रहा होता है। अगर तुम्हें वो चीज समझ में आता है निकल कैसे रहा है, फिर तो 50 टॉपिक लगेगा ही नहीं इस चैप्टर में। तो यहाँ अगर बोलो तो हम ये बोलेंगे इस पूरे चैप्टर का कोर है ये चीज जो हम लोग डिस्कशन आज किए। अब इसके बाद इसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशन में, देखना। हालांकि हम अब कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वहीं से, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, और वहीं से लिखते 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 पहुंच जाएंगे वहां पे नए टॉपिक। तो कल हम लोग सेकंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज एंड करते हैं। कोई डाउट है तो पूछो किसी भी तरह। एंगल ऑफ फ्रीडम क्या होता है? हाँ ये सही, तुम ध्यान दिला दिए, बीच हमको ध्यान आया हुआ था, मतलब जस्ट डेफिनेशन है, बताए नहीं, मिस कर गया, ठीक है। जस्ट एक एंगल को डिफाइन, एंगल ऑफ रिपोज पढ़े थे ना, ऐसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी होता है। तुम पूछो, इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके फिर मैं बताते हैं।